Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेन जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का। आज हम करने वाले हैं मेल सेक्सुअल एक्ट, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। अब इसमें से चांसेस कम है कि क्वेश्चन आए, तो क्या इसका मतलब अभी छोड़ दोगे? नहीं, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आज एक बार इतनी अच्छे से पढ़ना है कि बार बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर लेकिन तो भी हम छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है? एक बार तो पढ़ना है और आ भी तो सकता है, यू नेवर नो, है ना? तो लेकिन तो भी बार बार इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊँगी, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है? और इन जनरल भी आपके काम आएगा, तो इसलिए सुन लो, ठीक है? तो आज हम चालू करने वाले हैं मेल सेक्सुअल एक्ट के साथ, ठीक है? यानी कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो होता है पिनाइल इरेक्शन। इसकी बात मैं थोड़ी पहले भी कर चुकी हूँ, थोड़ी बहुत। पिनाइल इरेक्शन यानी पेनिस ऐसा होता है, पर लेकिन इरेक्शन यानी पेनिस थोड़ा ऊपर हो जाता है। मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, तो मैंने उसमें ये बताया था। तो ऐसा क्यों होता है? कोई भी साइकिक और फिजिकल स्टिमुलस की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इसके अंदर बढ़ जाता है। तो क्या इंक्रीज ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो ये थोड़ा बल्ज हो जाएगा, पेनिस इरेक्ट हो जाएगा उसके वजह से। ये क्यों होता है? क्योंकि सेंसरी स्टिमुलस जाता है थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब दो तो आपको पता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक यानी आप रिलैक्स स्टेट में होते हो, जैसे कि नॉर्मल आपकी हार्ट बीट है और नॉर्मल यूरिनेशन के टाइम पे होता है, हार्ट बीट कम होती है, सिक्रीशंस आपके बढ़ जाते हैं, जैसे सलाइवरी सिक्रीशन वगैरह, ताकि डाइजेशन हो सके। ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा 11th में। उसके अलावा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप एक्टिवेट हो। अगर मॉल में आग लगे तो आप क्या करोगे? ऐसे भागोगे, आपकी हार्ट रेट तेज हो जाएगी। वहाँ पे आप यूरिनेट करने बैठोगे नहीं, वॉशरूम वहाँ पे नहीं जाओगे, तो आपकी यूरिनेशन कम हो जाएगी। उस समय इरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। क्या? इरेक्शन कोई भी साइकिक या फिजिकल स्टिमुलस की वजह से होता है। एक्चुअली में क्या प्रोसेस होती है कि कोई भी स्टिमुलस आया आपके पास, साइकिक या फिजिकल स्टिमुलस, वो सेंसरी नर्व के थ्रू ऊपर ब्रेन में लेके जाएगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, जिसकी वजह से पेनिस में ब्लड फ्लो का इंक्रीज हो जाएगा और इस वजह से पेनिस का इरेक्शन होगा, ठीक है? ऑब्वियसली हमको पता है पेनिस में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है? पहला हुआ पेनिस का इरेक्शन, पिनाइल इरेक्शन। उसके बाद आता है कॉइटस, या फिर कॉप्युलेशन बोलते हैं उसको, या फिर उसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स बोल सकते हैं। ये क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपुलेशन या कॉइटस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो मेल है वो अपना पेनिस इंसर्ट करता है इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपुलेशन या कॉइटस, ठीक है? इसके बाद होता है एमिशन। यहाँ तक सब सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, वो इजी है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एमिशन क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म का पोस्टीरियर यूरेथ्रा में आना।
सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म साथ में मिलके जब पोस्टीरियर यूरेथ्रा में आते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एमिशन। ठीक है, इतना समझ में आया। पहला तो पिनाइल इरेक्शन के साइकिक या फिजिकल स्टिमुलस होगा जिस वजह से ब्लड फ्लो, जिस वजह से सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। उसके बाद कॉइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन होगा जिसमें मेल अपना पेनिस वजाइना के अंदर इंसर्ट करेगा। उसके बाद होगा एमिशन, यानी कि जब इंसर्शन होगा उस टाइम पे सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म जो मेल के अंदर बन रहा था वो पोस्टीरियर यूरेथ्रा में आएगा। उसके अलावा स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसके स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन? मेरे हाथ पैर के नहीं, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा जो पेनिस का स्मूथ मसल होंगे। किसके? वजाइना के अंदर। ऑलरेडी पेनिट्रेशन हो चुका है ना, पेनिट्रेशन वो कर चुका है, तो वजाइना के अंदर ही पेनिस का मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद आता है इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन से पहले एमिशन के टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर होता है इजैक्यूलेशन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एमिशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है कि पैरासिम्पैथेटिक, तो आंसर है सिंपैथेटिक। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर स्टिल एमिशन होने के टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद होता है इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन क्या होता है? फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ सीमेन फ्रॉम पोस्टीरियर यूरेथ्रा। पोस्टीरियर यूरेथ्रा तक पहुंचा था, उसके बाद पोस्टीरियर यूरेथ्रा से बाहर निकलने का प्रोसेस उसको बोलते हैं इजैक्यूलेशन। ठीक है, एकदम बाहर नहीं निकला है, क्यों? क्योंकि जब पूरा बाहर निकल के वजाइना के अंदर आ जाएगा उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंसेमिनेशन क्या होता है, पॉसिबिलिटीज है। तो इंसेमिनेशन क्या होता है कि स्पर्म का वजाइना के अंदर जाना उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एमिशन और इजैक्यूलेशन ये जब अपने पीक पे होते हैं ना, जब सीमेन का बाहर निकलना होता है, तो कुछ सेकंड का ऐसा फेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेज़म, जो कि एक सेटिस्फैक्टरी फेज होता है, जो कि बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है, कुछ ही फ्यू सेकेंड्स का होता है। ठीक है, अभी इनसे शुरू से पहले इरेक्शन हुआ था, फिर कॉइटस किया, उसके बाद एमिशन हुआ, सीमेन बाहर तक पोस्टीरियर यूरेथ्रा तक आया, उसके बाद सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पहले कौन एक्टिवेट हुआ था? पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक एक्टिवेट हुआ और इजैक्यूलेशन हुई। इजैक्यूलेशन के बाद इंसेमिनेशन हुई, स्पर्म चले गए वजाइना के अंदर। और कब खत्म हो जाता है ये चीज़? जब पेनिस वापस से सो जाता है, पेनिस बिकम्स फ्लैसिड। उसके अंदर से सारी जो ब्लड सप्लाई है, जो आर्टेरियल्स है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो पेनिस जो इरेक्ट हुआ होता है वो वापस फ्लैसिड बन जाता है। तो तब मतलब मेल सेक्सुअल एक्ट खत्म हो गया। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया? पिनाइल इरेक्शन बताया, कॉइटस, कॉपुलेशन, इंटरकोर्स, एमिशन, इजैक्यूलेशन, इंसेमिनेशन, और फिर उसके बाद पेनिस बिकम्स फ्लैसिड। उसके अलावा ऑर्गेज़म होता है, जब एमिशन और इजैक्यूलेशन का एकदम पीक पीरियड होता है ना, उस टाइम को बोलते हैं ऑर्गेज़म। ठीक है, बहुत फ्यू सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेल के अंदर यूरिन का और सीमेन का बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, तो जब सीमेन बाहर निकल रहा है एमिशन और इजैक्यूलेशन के टाइम पे, तो उसके साथ साथ यूरिन भी तो बाहर निकल सकता है। ऐसा पॉसिबल है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे नेचर ने बहुत स्मार्टली क्या किया है कि हमारा, देखो ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ठीक है, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा पढ़ाया था स्ट्रक्चर। अब यहाँ से आ रहा है हमारा सीमेन, एक्सटर्नल स्फिंक्टर में आएगा। जब सीमेन बाहर निकल रहा होता है तब इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं आता, तब सिर्फ और सिर्फ सीमेन ही बाहर आता है।
समझे? इसलिए जब सीमेन आ रहा होता है तब यूरिन का बाहर आना नहीं होता। जस्ट इन केस इफ़ यू वर क्यूरियस के सीमेन आ रहा हो तो यूरिन की भी तो आ सकता है साथ में, नहीं वो नहीं आता क्योंकि वो सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे मेल सेक्सुअल एक्ट खत्म हुआ, बहुत छोटा सा था पर लेकिन हाँ समझना जैसा था खाली। पिनाइल इरेक्शन यानी हम लोगों का कोई भी साइकिक या फिजिकल स्टिमुलस हुआ जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सेंसरी इंपल्स गई और फिर बाद में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो पेनिस का क्या होगा, इरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, कॉप्युलेशन। कॉप्युलेशन यानी कि कोइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मेल अपना पेनिस इंसर्ट करता है फीमेल के वजाइना के अंदर। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होंगे यानी कि एमिशन, और एमिशन में क्या होता है, जो भी सीमेन है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है। उसके बाद पोस्टीरियर यूरेथ्रा से बाहर निकलने तक में जो फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है उसको बोलते हैं इजैक्यूलेशन। और उस टाइम पे जब इन दोनों की पीक चल रही होती है तब आता है ऑर्गेज्म। अब जो सीमेन यहाँ तक पहुंच गया बाहर चला जाएगा फीमेल की वजाइना के अंदर, वो वजाइना के अंदर गया, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब पेनिस जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा, उसकी जितनी भी ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, जो ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाएगा, आर्टरीज जो है आर्टीरियल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो पेनिस फ्लैसिड हो जाएगा और यहाँ पे मेल सेक्सुअल एक्ट खत्म होता है। ठीक है, इसको लिख लो, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में इतना खाली लिख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ समझना ज़रूरी है। सो नाउ विल बी डूइंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में पूरा फ्लो चार्ट में बनाऊंगी तो आप भी वैसे ही लिखना तो याद अच्छे से रहेगा। सबसे पहले हम लोग ने मेल सेक्सुअल एक्ट को कहाँ पे एंड किया था, इंसेमिनेशन पे। ठीक है, तो वहीं से ही चालू करते हैं। सबसे पहला इंसेमिनेशन, ठीक है ऐसा लिख दो। इंसेमिनेशन में क्या हुआ, जो स्पर्म्स है वो वजाइना के अंदर आए। कितने स्पर्म्स आते हैं ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। आते हैं वजाइना के अंदर, पर क्योंकि स्पर्म अल्कलाइन नेचर के होते हैं और वजाइना कैसा नेचर होता है, एसिडिक, तो अंदर जाने से पहले ही जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं उसमें से आधे तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक मिनट, ठीक है, आधे तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए। उसके अलावा एक और होता है, स्पर्म मान लो कि अंदर आ भी गए, वजाइना से अंदर यूट्रस में आ गए, पर लेकिन मायोमेट्रियम का उस समय होता है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी कुछ स्पर्म्स चले जाते हैं। तो पहला मैंने क्या बोला कि वजाइना का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट यानी कि उसका एसिडिक नेचर की वजह से जो स्पर्म्स हैं वो आते गायब हो जाते हैं। कितने बचे, 2 से 3 मिलियन। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, कुछ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। मैं पूरा लिखती हूँ, मैं प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, उसका फंक्शन होता है मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 200 to 300 स्पर्म रह जाते हैं जो अपना रास्ता तय कर पाते हैं अप टू एम्प्यूला तक। कितने लोग गए एम्प्यूला तक, सिर्फ 200 से 300 स्पर्म्स। मिलियन बिलियन कुछ भी नहीं, सिर्फ 200 to 300। चालू कितनों ने किया था, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, और बचे कितने हैं, सिर्फ 200 to 300। अब जो इतने सारे जो स्पर्म हैं वो सब गए, तो वो कहाँ गए, वो हो गए फैगोसाइटोसिस। WBC ने उनको खा लिया, ऑब्वियसली जो डेड चीज़ है उसको संभाल के नहीं रखेगी हमारी बॉडी, तो फैगोसाइटोसिस हो गया उनका। ठीक है, एम्प्यूला तक पहुंच गए, यहाँ तक तो ठीक है। एम्प्यूला में कौन वेट कर रहा है, हमारा एग वेट कर रहा है। तो एम्प्यूला में जाके जो स्पर्म है उसका होगा कैपेसिटेशन। ठीक है, अब मैंने आज आपको बोला था इस वीडियो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपेसिटेशन है। कैपेसिटेशन क्या होता है, पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कैपेसिटेशन में क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है वो पता चलेगा। 3 चीज़ें होनी चाहिए कैपेसिटेशन में।
एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो स्पर्म के अंदर का कोलेस्ट्रॉल है वो चला जाता है। स्पर्म के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो चला जाता है। कहाँ से चला जाता है? फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल है वो चला जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बिफोर दैट एम्पुला के अंदर स्पर्म आया तो क्या तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाता है? नहीं होता। एम्पुला में स्पर्म आने के बाद 5 से 7 घंटे तक कुछ नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो 5 से 7 घंटे तक कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें सबसे पहला काम होता है कोलेस्ट्रॉल का निकालना फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से अगर हम कोलेस्ट्रॉल निकाल देंगे तो फिर हमारी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हमको उसमें से रिलीज करने हैं बाहर कुछ एंजाइम्स, जिसकी बात मैं थोड़ी देर में करूँगी। पर हाँ, जब रिएक्शन एक्रोसोम रिएक्शन ये सब आएगा तब मैं बात करूँगी। पर लेकिन अभी आपको ये समझना है कि मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी हमें डिक्रीज करनी है, जो किससे होगी? कोलेस्ट्रॉल के बाहर निकलने से। दूसरी चीज़, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन। अब ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, पर लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म का डीकैपेसिटेशन होता है। अगर स्पर्म डीकैपेसिटेटेड है मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। अगर उसका कैपेसिटेशन हो चुका है यानी डीकैपेसिटेशन जा चुका है, समझ रहे हो? कैपेसिटेशन में फर्टिलाइजेशन होगा, डीकैपेसिटेशन में नहीं होगा। डीकैपेसिटेशन कहाँ है? एपिडर्मिस, एपिडिडाइमिस में, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और कैपेसिटेशन कहाँ पे हो रहा है? एम्प्यूला के अंदर हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो एम्प्यूला में 2 चीज़ हुई कैपेसिटेशन के नाम पे। सबसे पहला तो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करनी है। कैसे? बाय रिमूविंग एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल। हमने ये समझ लिया कि कोलेस्ट्रॉल क्यों निकालना है, क्योंकि स्टेबिलिटी हटानी है। डीकैपेसिटेशन क्यों निकालना है? क्योंकि हमको स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करानी है। पर कैल्शियम की क्या ज़रूरत है? कैल्शियम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी तक जो स्पर्म की मूवमेंट थी, जो स्पर्म की मोटिलिटी थी, उसको हम बोलेंगे अनड्यूलेटिंग मोटिलिटी। पर हमको वो अनड्यूलेटिंग से लेकर के रैपिड विप्लैश मूवमेंट पे लेके जाना है। ये वर्ड्स याद रखना है। रैपिड विप्लैश मूवमेंट यानी कि कितना होना चाहिए? 1.5 to 3 mm पर क्या था, 1 सेकेंड, पर मिनट। ठीक है, कैपेसिटेशन में 3 चीज़ें हुई। कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल था वो रिमूव हो गया फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स की डाइल्यूशन हो गई, जिस वजह से अब वो स्पर्म रेडी है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हमारा परमिएबल, तो बाहर से कैल्शियम फटफट बहुत सारे अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म की नॉर्मल जो मोटिलिटी थी अभी तक अनड्यूलेटिंग, उससे कन्वर्ट हो गए रैपिड विप्लैश मूवमेंट हो गए। मतलब बहुत क्विक मूवमेंट हुई, विच इज़ 1.5 to 3 mm पर मिनट। इतना क्विकली वो मूव कर रहा है, इतने 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। वो क्यों कर रहा है इतना? क्यों विप्लैश मूवमेंट हुई? क्योंकि हमको फर्टिलाइजेशन के लिए इतनी स्पर्म की मोटिलिटी चाहिए। जो ये नहीं कर पाएगा कैपेसिटेशन, वो फिर नहीं कर पाएगा फर्टिलाइजेशन। ये रूल होता है। मतलब आप देख रहे हो कितना मुश्किल है इतने सारे स्पर्म्स को मिल करके एक ओवम के पास जाना। पहले तो 200 से 300 मिलियन चालू करते हैं, बचते कितने हैं? सिर्फ 200 से 300। उसमें भी वो 200 से 300 में कैपेसिटेशन करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी तो और भी बहुत सारे कंडीशंस लगने बाकी है।
वो क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं बाद में लिखूंगी। तो पहले इंसेमिनेशन तो हमें पता है वो हुआ, फिर उसके बाद वजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से आधे स्पर्म्स गायब हो गए, फिर उसके बाद मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, तो आधे स्पर्म गायब हो गए, बचे 200 से 300। फिर एम्प्यूला में गए तो 5 से 7 घंटे तक अभी तक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फिर पहले क्या होगा, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में 3 चीज़ें होगी, कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, फिर उसके बाद कैपेसिटेशन फैक्टर्स का डाइल्यूशन होगा और लास्ट कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। ये 3 चीज़ हो जाए उसके बाद आगे की चीज़ें होती है। पहले ये लिख लो फिर बताती हूँ। हमने कंप्लीट किया कैपेसिटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो होगा एग्लूटिनेशन। ऐसे एरो कंटिन्यू रखना। एग्लूटिनेशन का मतलब स्पर्म एंटर्स जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा एंटर करेगा एट मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से, जिसका नाम होगा ZP3, जोना पेल्यूसिडा, ऐसा आप याद रख सकते हो। तो स्पर्म, 1 मिनट, ये हमारा जोना पेल्यूसिडा है। ये हमारे कोरोना रेडिएटा सेल्स है। प्लीज़ सन मत बोलना इसको, ठीक है। मैं 2 चीज़ बता देती हूँ, फिर साथ में उसमें डायग्राम में बताऊंगी। पहला हुआ एग्लूटिनेशन, स्पर्म्स जोना पेल्यूसिडा के अंदर एंटर करेगा वाया मेम्ब्रेन प्रोटीन। वो मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होगा ZP3। उसके अलावा एक और चीज़ होता है एक्रोसोम रिएक्शन। ये क्या है? एक्रोसोम रिएक्शन मतलब release of endosomal enzymes known as sperm lysine। मैंने जब स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था उसके अंदर एक्रोसोम बनाया था। स्पर्म के अंदर कैसा था वो? ऐसा था स्पर्म, हेड, मिडल पीस, टेल। तो यहाँ पर मैंने एक्रोसोम बनाया था। वो एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है और उसके अंदर है इसलिए एंडोसोमल एंजाइम्स। वो एंजाइम्स का नाम क्या है? स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स है जो कि एक्चुअली 3 एंजाइम है, 3 मेजर एंजाइम है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक हाइलायूरोनिडेज, दूसरा CPE, कोरोना नहीं, वो नहीं, पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा क्या था? हाँ, जोना लाइसिन या एक्रोसिन, ठीक है। ये 3 एंजाइम मेजरली होते हैं इस एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट। अब चालू करते हैं वो जो मुझे बताना था। हमारा ये जो ओवम है, जो एग सेल है, वो हमारा मस्त शांति से बैठा है एम्प्यूला में। स्पर्म बहुत मेहनत से आया, वजाइना की हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को चीर फाड़ के आया, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन को से बच के आया, तो वो आ गया हमारे एग के पास। एग में अगर हम आएंगे तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आएगी? कोरोना रेडिएटा सेल्स। तो ये जो सेल्स है और ये सेल्स जो जुड़े हुए, मतलब ये सेल्स आर कोरोना रेडिएटा सेल्स, और वो सेल्स, 2 सेल के बीच में यहाँ पे जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो होता है हाइलायूरोनिक एसिड, ठीक है। तो अगर स्पर्म को अंदर जाना है तो सबसे पहले इन सेल्स को और इस सीमेंटिंग मटेरियल को तोड़ना होगा। तो वो कैसे तोड़ेगा? वो एक्रोसोम के एंजाइम से। यानी कि सबसे पहला ये कोरोना रेडिएटा का सेल्स को अगर तोड़ना है तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा? पेनिट्रेट कोरोना सेल्स।
सिंपल कोरोना सेल्स के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करके उसको पेनिट्रेट करेगा, उससे बच गया। मेन हाइलायुरोनिक एसिड से भी बचना है जो कोरोना रेडियाटा के बीच में है, तो उससे कैसे बचेंगे? हाइलायुरोनिडेज से। तो डिजेनरेट सीमेंटिंग मटेरियल, यानी कि हाइलायुरोनिक एसिड, वो लॉरियल की ऐड आती है ना, वो नहीं। दो काम हो गया, ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स से चले गए, हाइलायुरोनिक एसिड से चले गए। अब कांटेक्ट आया यहाँ पे ज़ोना पेलुसिडा से, तो ज़ोना पेलुसिडा जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बनाना भूल गए। तो ज़ोना पेलुसिडा जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? उसके अंदर मेम्ब्रेन में मतलब प्रेजेंट होगा ZP3 जो कि है मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसकी मदद से वो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तीन चीज़ हो गई। सबसे पहले ये सीमेंटिंग मटेरियल, सेकेंड CP, और तीसरी ये एग्लूटिनेशन की प्रोसेस जिसमें वो ZP3 की मदद से अंदर जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ हो गई। अब एक चीज़ बची ज़ोनालाइसिन। ज़ोनालाइसिन क्या करेगी? इन्फ्लक्स करेगी ऑफ Na+। Na+ का इन्फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? Na+ अंदर आया तो यानी डीपोलराइजेशन ऑफ ऊलेमा। ऊलेमा मतलब एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको ऊलेमा बोलते हैं। Na+ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे तो उससे क्या होगा? जो ज़ोना पेलुसिडा है ना, वो दूसरे स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देगी, वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप हुआ? चौथा स्टेप। सबसे पहले हाइलायुरोनिक एसिड को हम लोग ने डिजेनरेट किया, उसके बाद कोरोना रेडिएटा को डिजेनरेट किया थ्रू कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, उसके बाद ZP3 की मदद से हम अंदर गए, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, और फिर लास्ट में ज़ोनालाइसिन। ठीक है, ये चार चीज़ हमने इसके अंदर देखी कि कैसे हो रहा है। अभी स्पर्म कहाँ पे आया? अभी भी अंदर नहीं गया, अभी सिर्फ पेरिविटलाइन स्पेस तक ही पहुँचा है, उसके बाद हमको उसको आगे भी पहुँचाना है। देयर इज़ अ करेक्शन, ज़ोनालाइसिन जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ज़ोना पेलुसिडा करेगा, वो डीपोलराइजेशन नहीं करेगा, डीपोलराइजेशन इसके बाद आएगा, तो वो थोड़ा आगे पीछे हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर ज़ोनालाइसिन, ज़ोना यानी ज़ोना पेलुसिडा, लाइसिन यानी ब्रेकडाउन, तो ज़ोना पेलुसिडा का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे बताती हूँ। चलो, तो हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने हाइलायुरोनिडेज को सीक्रेट किया था, उसके बाद CP, उसके बाद हमने सीक्रेट किया था ज़ोनालाइसिन ज़ोना पेलुसिडा को डिग्रेड करने के लिए। अब क्या हुआ? अब स्पर्म है ना अंदर आ गया पेरिविटलाइन स्पेस के, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, यानी कि ऊलेमा। वहाँ पे पहुँच के क्या करेगा स्पर्म? जो मैंने अभी बताया था आपको, रैपिड डीपोलराइजेशन। मतलब फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? फास्ट ब्लॉक मतलब फटाफट ब्लॉक करो पॉलीस्पर्मी, मतलब बहुत सारे स्पर्म्स को अंदर आने से रोको एकदम क्विकली, तो वो हुआ फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। और वो कैसे होगा? बाय Na इन्फ्लक्स, Na+ का इन्फ्लक्स होगा, यानी कि डीपोलराइजेशन। उससे कोई भी दूसरे स्पर्म्स अंदर नहीं आ पाएंगे। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हुआ, उसके बाद होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन यानी इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, कोने में। मैंने स्ट्रक्चर इसका बताया था। अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि कॉर्टिकल रिएक्शन में देयर इज इंक्रीज रिलीज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम अगर बढ़ेगा उसकी मदद से
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो पेरिविटलाइन स्पेस में चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे सोना पेलुसिडा रूलेमा के अंदर। ठीक है, ये पहला हुआ कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसमें जो कॉर्टिकल सेल्स है वो पेरिविटलाइन स्पेस में चले जाएंगे क्योंकि कैल्शियम का रिलीज बढ़ गया। उसके बाद एक और चीज़ होगी जोना रिएक्शन। जोना यानी समथिंग रिलेटेड टू जोना पेलुसिडा। तो जोना रिएक्शन में आएगा कि वो जोना पेलुसिडा है वो हार्ड हो गई है, वो इतनी हार्ड हो गई है कि वो कि वो स्पर्म और दूसरे को अंदर आने ही नहीं दे सकती। वो हमको चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली अगर दूसरे बहुत सारे स्पर्म आएंगे तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। तो जोना पेलुसिडा इसकी मदद से हार्ड हो जाती है। और वो कैसे हार्ड होती है? बाय इनएक्टिवेशन ऑफ ZP3। ZP3 तो है जो सब स्पर्म्स को अंदर लेके आ रहा था, वो उसको मना करेगा कि भाई तू काम मत कर, तो अंदर भी नहीं लेके आएगा। जोना पेलुसिडा भी हार्ड हो गई, तो अब और दूसरा कोई स्पर्म अंदर नहीं आएगा। पहले हमने किया था फास्ट ब्लॉक के इनिशियली चलो कुछ भी करो लेकिन फटाफट बस दूसरे स्पर्म को अंदर मत आने दो। तो दूसरे स्पर्म अंदर कब नहीं आएंगे? जब सोडियम अंदर आएगा। तो सोडियम का इनफ्लक्स हुआ तो डीपोलराइजेशन ऑफ उलेमा हुआ, तो दैट इज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब हमने इमीडिएट एक्शन तो ले लिया, पर एक स्लो एक्शन भी होता है जो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और वो क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन प्लस जोना पेलुसिडा। ये दोनों मिला के इट इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, ये होगा हमारा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जिसमें दो रिएक्शन होंगे, एक कॉर्टिकल रिएक्शन, एक जोना रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जो कैल्शियम रिलीज बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा इनटू पेरिविटलाइन स्पेस। दूसरा जोना रिएक्शन में जो ZP3 प्रोटीन है उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाएगा। तो हमने क्या क्या किया? पांचवी चीज़ क्या की? फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक तो इसी में आ गया। पांचवी चीज़ हमने की स्लो ब्लॉक, यानी कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब ये सब होने के बाद स्पर्म जो है वो अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? ओवम के अंदर। तो उसको अब हम क्या बोलेंगे? ऊटिड या ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पर्म ओवम के अंदर आ गया। अब अगर आपको याद हो तो इस स्टेज पे मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। कहाँ पे अटकी हुई है? मियोसिस 2 मेटाफेज 2। तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि स्पर्म अंदर आ गया तो हम मियोसिस 2 को कंप्लीट करेंगे। मियोसिस 2 को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? खुद सोचो। कहाँ पे अटका हुआ ये? मेटाफेज 2 पे। हमको क्या करना है अभी? एनाफेज 2 करना है। तो हम मेटाफेज 2 को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? डिग्रेडेशन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। मतलब मेटाफेज जिसको प्रमोट कर रहा है वो हम उसको तोड़ देंगे। मतलब हम मेटाफेज को प्रमोट नहीं होने देंगे, तो मेटाफेज नहीं प्रमोट होगा। अब मेटाफेज नहीं प्रमोट होगा तो हमको क्या प्रमोट करना है? एनाफेज को। तो प्रमोशन ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सो इससे क्या होगा? मेटाफेज नहीं होगा, एनाफेज होगा। तो अगर ये हुआ तो इसका मतलब हम मियोसिस 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई तो सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी, वो बाद में डीजेनरेट हो जाएगी। एक्सपल्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, ये सब चला गया। अब सेल के ऊटिड के अंदर क्या बचा? ऊटिड के अंदर दो चीज बची, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। मतलब उन दोनों के न्यूक्लियाई बचे वो साइटोप्लाज्म के अंदर। वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे? न्यूक्लियाई के अंदर क्या है? DNA क्रोमोसोम है। वो क्रोमोसोम आपस में मिक्सिंग करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर, काइस्मेटा फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें होती है तो वो सब होनी चाहिए। तो वो मिक्सिंग करेंगे और वो मिक्सिंग का एक टर्म है विच इज़ नोन एज एम्फीमिक्सिस। ठीक है, एम्फीमिक्सिस यानी मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम। और फिर क्रोमोसोम मिक्स होगा, वो फ्यूज होंगे और लास्ट में क्या बना? जाइगोट।
विच इज़ गोइंग टू बी 2n। सिनगेमी होने के बाद जाइगोट बना। अब जाके हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो ये जो आप लोग इतना सोचते हो कि चलो मेल आया फीमेल आया फ्यूज हुआ जाइगोट बन गया, इतना ईजी नहीं है, इतना बड़ा प्रोसेस होता है। तो अगर मैं शुरू से बोलना चाहूँ तो सबसे पहले क्या हुआ था, इंसेमिनेशन विद 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। फिर उसके बाद क्योंकि हॉस्टल एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना तो आधे स्पर्म्स गए, 2 to 3 मिलियन स्पर्म्स बचे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, सो नाउ ओनली 200 to 300 स्पर्म्स आर लेफ्ट। Now it has to undergo capacitation. Capacitation में we need to make sure 3 things happening. सबसे पहला it is कैल्शियम का क्या था सबसे पहला, कोलेस्ट्रॉल का निकालना, जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकाल देना। विद दिस वी विल डिक्रीज द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, डीकैपेसिटेशन फैक्टर को निकाल देना। जो कहाँ पे हुआ था डीकैपेसिटेशन, एपिडिडाइमिस में, यहाँ पर आके हमको उसको निकाल देना है। तीसरी चीज़ क्या थी कि हम लोगों को कैल्शियम का रैपिड इन्फ्लक्स करना है, जिसकी वजह से जो स्पर्म की मोडिलिटी है इट विल बी फ्रॉम अंडुलेटिंग टू रैपिड विप्लैश, यानी कि 1.5 to 3 mm पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ कैपेसिटेशन विच टेक्स अराउंड 5 to 7 आवर्स। ठीक है, कैपेसिटेशन हुआ, उसके बाद एग्लूटिनेशन होगा। एग्लूटिनेशन यानी ZP3 प्रोटीन की मदद से ज़ोना पेलुसिडा के अंदर पेनेट्रेट करना। उसके बाद होगा 3 एक्रोसोम रिएक्शन, एंडोसोम एंजाइम्स का सिक्रेशन, दैट इज एक्रोसोम का रिएक्शन करना। कौन से 3, हाइलुरोनिडेज जो कि सीमेंटिंग मटेरियल हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड करेंगे। ये एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है हाइलुरोनिडेज पे, जो मैंने बोला था एक कैपेसिटेशन में, दूसरा इस पे आ सकता है, तो ये पढ़ना है। दूसरा कौन सा एंजाइम है, CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तो कोरोना रेडिएटा को डीजनरेट करेगा। थर्ड एंजाइम इज जोनालाइसिन विच विल डीजनरेट ज़ोना पेलुसिडा। सो दीज 3 एंजाइम्स आर ओवर। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव हियर इज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, यानी कि डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स ऑफ Na+ होगा, इन्फ्लक्स होगा, उससे ज़ोना पेलुसिडा और दूसरे स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देगी। दिस इज अ क्विक रिस्पॉन्स। नाउ वी वांट अ लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स, उसके लिए स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी विच इंक्लूड्स 2 थिंग्स। सबसे पहला कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसमें इंक्रीज कैल्शियम रिलीज, सो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विल गो इनटू द पेरीविटलाइन स्पेस, और इसकी वजह से हुआ कॉर्टिकल रिएक्शन। सेकेंडली ज़ोना रिएक्शन, ज़ोना पेलुसिडा हार्ड हो जाएगी और ZP3 प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, वो दूसरे स्पर्म को आने नहीं देगा, खत्म। अब एक जो स्पर्म आ गया वो आ गया। अब ऊटिड बना, जिसके अंदर क्या होगी, 2 चीज़, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियर। अब क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई है तो इट विल अंडरगो मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले तो फीमेल का मेटाफेज 2 खत्म होगा बाय डीजनरेटिंग मेटाफेज प्रमोटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स या मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर और प्रमोटिंग एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये 2 चीज़ हुई। उसके बाद मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बचे। नाउ इट विल अंडरगो मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। मिक्सिंग से क्या होगा, एम्फीमिक्सिस होगा, सब जो भी काइस्मेटा फॉर्मेशन जो भी होता है वो सब होगा। उसके बाद फाइनली जाइगोट बनेगा थ्रू सिनगेमी। जाइगोट इज 2n। ये कंप्लीट हुआ हमारा पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। Okay, so if I'll ask you a question कि sex of the baby is determined by whom? ये जो बहुत पुरानी ऐसे रिचुअल चलती आ रही है कि अगर लड़का हुआ तो भी लड़की मॉम की वजह से हुआ, लड़की हुई तो भी मॉम की वजह से हुई। वो जो गर्ल चाइल्ड प्रॉब्लम थी कि लड़की करी है तो वो मम्मी की गलती है तो वो भुगतेगी, ये सब जो चलता आ रहा है। आई वॉन्ट योर ओपिनियन कि जो लड़का और लड़की होती है वो कौन डिसाइड करता है सेक्स, कि लड़का होगा कि लड़की। देखो ऐसा तो देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी भी होता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, बट इफ़ यू वांट टू ब्लेम समवन ऑब्वियसली नहीं ब्लेम कर सकते, प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि मेल के पास क्या होता है एक्स और वाई, ठीक है, फीमेल के पास क्या होता है एक्स और एक्स। अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैं आपको बता देती हूँ, समझ में आ जाएगा। मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम आता है, अब देखो फीमेल के पास तो एक्स ही होगा, दोनों एन में एक्स होगा, ठीक है। मेल का अगर जो क्रोमोसोम बोल रही हूँ, हाँ, मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है या मेल का वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, अगर मेल का एक्स आता है तो वो बनती है फीमेल, अगर मेल का वाई आता है तो वो बनता है मेल। तो इन जनरल फीमेल तो एक्स ही दे रही है, मेल अगर एक्स देगा तो फीमेल आएगा, मेल अगर वाई देगा तो मेल आएगा। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द गर्ल चाइल्ड? मेल। हम ब्लेम नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वुमेन की कोई गलती नहीं होती है फीमेल चाइल्ड पैदा करने की। और जो भी पुराने जो रिचुअल्स और पता नहीं बिलीव्स होते हैं आई मस्ट से, वो सब गलत है।
फीमेल विल नॉट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। कोई भी तुम जादू टोना करोगे और वो सेक्स बच्चे का बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी होती है। क्या प्रोबेबिलिटी होती है? एक्स 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 एक्स, एक्स वाई एक्स वाई। मेल का एक्स वाई होता है, फीमेल का एक्स एक्स होता है, तो हमें पता है। अगर ये प्यूनेट स्क्वायर है, अगर आपको नहीं पता तो जेनेटिक्स में करते हैं। प्यूनेट स्क्वायर, अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से होगा तो एक्स एक्स। दूसरी प्रोबेबिलिटी है एक्स और एक्स होगा मेल का, और दूसरा फीमेल का एक्स तो एक्स एक्स होगा। मेल का व फीमेल का पहला एक्स होगा तो एक्स वाई होगा, मेल का व फीमेल का दूसरा एक्स होगा तो एक्स वाई होगा। तो चांसेस ऑफ फीमेल और मेल दोनों के क्या है? 50%। 50% प्रोबेबिलिटी फॉर मेल एंड फीमेल टू बी बॉर्न। तो प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहती है। 50% चांस होगा कि मेल होगा, 50% चांस होगा कि फीमेल होगा। तुम कोई पूजा कराओगे, तुम कोई जादू टोना कराओगे तो वो सेक्स नहीं बदलेगा, वो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी से काम करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फीमेल विल नॉट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। वो किससे डिसाइड होगा? कि जो स्पर्म पूरी प्रोसीजर कंप्लीट करके जो ओवम के अंदर जा पा रहा है स्पर्म, जिस स्पर्म के अंदर कैपेसिटी थी, वो स्पर्म बताएगा कि तुम फीमेल होगी कि मेल। अगर एक्स गया तो मेल होगा, सॉरी एक्स गया तो फीमेल हो गया, और वाई गया तो मेल होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 चीज़ मैंने आपको बताई क्वेश्चन की, कैपेसिटेशन की, एक मैंने बताया और हाइलुरोनिडेज की, और तीसरी ये क्योंकि जेनेटिक्स में भी होता है। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर इसी में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वगैरह से चालू करेंगे, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। तो बस इसका आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।